हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आई होप कि आप अच्छे होगे। तो एमपीपीजीसीएल जो जेई की रिक्रूटमेंट है उसका एडमिट कार्ड तो आ गया है। तो आई होप कि अब आपकी प्रिपरेशन अच्छी चल रही होगी। तो ये लास्ट ही टाइम चल रहा है, मतलब आप लोगों का नहीं, एग्ज़ाम का लास्ट टाइम चल रहा है। तो हम लोग लास्ट टाइम रिवीजन करेंगे यहाँ पे कुछ ऐसे सब्जेक्ट्स का जो हो सकता है कि आपका भी कवर ना हुआ हो। तो यदि आपका ये सब्जेक्ट यूटिलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी कवर नहीं हुआ है तो आप यहाँ से इसके एमसीक्यूज़ को करके इसको एक बार पूरा कर सकते हो, क्योंकि लेक्चर देखने का उतना टाइम तो है नहीं आपके पास अब। तो यहाँ पे मैं कुछ अच्छे क्वेश्चंस, टॉप 60 क्वेश्चंस लेकर के आया हूँ, जो कि आपको बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। ये प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं, जो कि यूपी पीसीएल जैसे हो गया, आपके जितने जेई के एग्ज़ाम हैं, राजस्थान जेई के हो गए या फिर ऐसे। तो वहाँ से कुछ क्वेश्चंस जो यूटिलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी के हैं उनको यहाँ पे कवर किया गया है। तो आप इनके थ्रू भी अपने सब्जेक्ट को कवर कर सकते हैं। या फिर अगर आपका ये हो गया हो तो इस पर टाइम वेस्ट मत करिएगा, आप अपने अदर जो कोर सब्जेक्ट हैं उन पे फोकस करिएगा। राइट है। तो चलिए फिर बिना टाइम वेस्ट किए हम लोग देखते हैं टॉप 60 क्वेश्चंस इन 50 मिनट्स। राइट, लगभग 1 घंटे का होगा। तो चलिए फिर बढ़ जाते हैं हम लोग सीधे क्वेश्चंस की तरफ। तो आज का जो पहला क्वेश्चन है वो आपकी स्क्रीन पर है। क्या है हमारा पहला क्वेश्चन? इन हाउसेस द इल्यूमिनेशन इज इन द रेंज ऑफ। तो यहाँ पे इल्यूमिनेशन की रेंज पूछा है घरों में। तो जो आपके ऑप्शंस है वो ल्यूमेंस पर वॉट में है, दैट मीन्स इसकी इफिशियंसी यहाँ पे पूछी गई है। और जो इफिशियंसी होती है वो क्या होती है आपका? सिंपली ल्यूमिनस फ्लक्स, दैट मीन्स फाई अपान पावर, दैट मीन्स पी। राइट। तो यहाँ पे जो फ्लक्स होता है वो क्या होता है आपका? सिंपली ये आपका ल्यूमेन में मेजर होता है, ल्यूमेंस। और पावर जो होता है वो आपका वाट में मेजर होता है। तो यहाँ पर जो एफिशिएंसी हो जाती है वो ल्यूमेंस पर वाट हो जाती है, जो कि आपसे पूछा गया है। तो क्या होता है रेंज आपका? ये सिंपली होता है आपका 60 to 65 ल्यूमेंस पर वाट। सो फोर्थ ऑप्शन यहाँ पे क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। जो घरों में अगर हम बात करें ल्यूमिनस एफिशिएंसी की तो वो 60 to 65 ल्यूमेंस पर वाट होता है। अगर हम बात करें कुछ यहाँ पे कुछ टर्म्स हैं, जैसे ल्यूमिनस फ्लक्स जो कि अभी हमने देखा, उसको हम लोग जनरली फाई से डिनोट करते हैं और इसकी जो यूनिट होती है वो ल्यूमेन होती है। और वहीं पे यदि हम बात करें ल्यूमिनस इंटेंसिटी की तो आई से डिनोट करते हैं और इसकी जो यूनिट होती है वो कैंडिला होती है या फिर कैंडिला पावर होती है। और ल्यूमिनेंस, दैट मीन्स ब्राइटनेस की अगर हम बात करें तो L/B से डिनोट करते हैं और यूनिट इसका कैंडिला पर मीटर स्क्वायर होता है। और ल्यूमिनस एग्जिस्टेंस की बात करें तो M से डिनोट करते हैं और जो इसकी यूनिट होती है ल्यूमेन पर मीटर स्क्वायर। और इल्यूमिनेशन, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, यहीं से क्वेश्चन पूछता है। इल्यूमिनेशन जो होता है हमारा उसको E से डिनोट करते हैं और ल्यूमेन पर मीटर स्क्वायर इसका यूनिट होता है, या फिर इसको हम लोग लक्स भी बोलते हैं। राइट। तो ऐसा पूछता है आपसे कि लक्स किसकी यूनिट है या फिर इल्यूमिनेशन की यूनिट क्या है? तो लक्स इसको हम लोग बोलते हैं या फिर ल्यूमेन पर मीटर स्क्वायर। और सॉलिड एंगल, दैट मीन्स इसको ओमेगा से डिनोट करते हैं और स्टेरेडिन इसका यूनिट है। लैम्प इफिशियंसी जो आपकी होती है उसको ईटा से डिनोट करते हैं और यहाँ पे यूनिट जो होता है उसका ल्यूमेन पर वाट, जो आपसे पूछा गया था। और यहाँ पे जो आई होता है ये हमारा होता है सिंपली फाई बाई ओमेगा, जहाँ पे फाई हमारा ल्यूमिनस फ्लक्स है और ओमेगा हमारा सॉलिड एंगल है। इससे रेडियन में मेजर करते हैं इसको। और ई इज इक्वल्स टू क्या होता है? फ्लक्स पर यूनिट एरिया, दैट मीन्स ये आपका फ्लक्स हो गया वो ल्यूमेन में हो गया अभी जब हमने देखा, और एरिया मीटर स्क्वायर, सो ल्यूमेन पर मीटर स्क्वायर, इसी को लक्स बोलते हैं। राइट। बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला जो क्वेश्चन है हमारा, फॉर गिवन मैक्सिमम एक्सेल लोड ट्रैक्टिव एफर्ट्स ऑफ एसी लोकोमोटिव्स विल बी। तो यहाँ पे सिंपली पूछा गया है किसी गिवन मैक्सिमम लोड पे ट्रैक्टिव एफर्ट्स की बात कर रहा है एसी लोकोमोटिव्स की। अगर हम डीसी लोकोमोटिव के कंपेरिजन में बात करें तो क्या जो ट्रैक्टिव एफर्ट्स होता है वो लेस देन दैट ऑफ डीसी लोकोमोटिव्स होता है, या फिर मोर देन दैट ऑफ डीसी लोकोमोटिव होता है, या फिर इक्वल टू दैट ऑफ डीसी लोकोमोटिव होता है? तो यहाँ पे जो ट्रैक्टिव एफर्ट्स है वो हमेशा जो एसी लोकोमोटिव का होता है वो ज़्यादा ही होता है। सो यहाँ पे सेकंड ऑप्शन क्या है हो जाएगा आपका? करेक्ट हो जाएगा, मोर देन दैट ऑफ द डीसी लोकोमोटिव। तो सेकंड ऑप्शन यहाँ पे आपका क्या है? करेक्ट है। बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला जो क्वेश्चन है हमारा, द रिटर्न सर्किट फॉर ट्रैम कार्स इज थ्रू। तो ट्रैम कार्स की जो रिटर्न सर्किट होती है वो किसके थ्रू होती है? बेसिकली ट्रैम कार्स, दैट मीन्स ट्रॉली की बात कर रहा है, या फिर जो इलेक्ट्रिकल हमारे अब आने लगे हैं, जो इलेक्ट्रिकल ट्रेन हमारी चलती हैं उनकी बात कर रहा है। तो जो आपने देखा होगा कि जो ट्रेन होती है वहाँ पे उनके ऊपर एक यहाँ पे पेंटोग्राफ लगा होता है और वो ओवरहेड लाइन से क्या कर रही होती हैं? सप्लाई ले रही होती हैं। तो यहाँ पे हमको इसके फेज का तो समझ में आता है, लेकिन अर्थिंग का समझ में नहीं आता है कि कहाँ से ये अर्थिंग अपनी कंप्लीट कर रही होगी। तो आप जानते होंगे शायद कि जो अर्थिंग होती है वो यहाँ पे जो व्हील्स लगे होते हैं और जिस ट्रैक पे ये घूम रही होती है, राइट, जा रही होती है, तो उस ट्रैक को कहीं कहीं पे आप देखोगे कि अच्छे से ग्राउंड किया गया होता है। राइट। तो यहाँ पे जो ट्रैक होते हैं, जो रेल्स के ट्रैक होते हैं, उन्हीं से ये क्या होता है? अर्थ होता है, वहीं से अर्थिंग लेता है। तो कह सकते हैं कि जो इसकी सर्किट होती है वो कैसे कंप्लीट होती है रिटर्न सर्किट? वो ट्रैक के थ्रू। ट्रैक का मतलब यहाँ पे रेल से है, तो सेकंड ऑप्शन यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका? करेक्ट हो जाएगा। राइट। रेल से या फिर कह सकते हैं ट्रैक से वो क्या करता है? अपना सर्किट कंप्लीट करता है। बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला जो क्वेश्चन है हमारा, द इल्यूमिनेशन एट वेरियस पॉइंट ऑन हॉरिजॉन्टल सरफेस इल्यूमिनेटेड बाय सेम सोर्स इज वेरीज एज। तो इल्यूमिनेशन एट वेरियस पॉइंट की बात कर रहा है ऑन हॉरिजॉन्टल सरफेस, जो हॉरिजॉन्टल सरफेस इल्यूमिनेटेड बाय सेम सोर्स इज वेरीज एज। तो इल्यूमिनेशन को अगर हम लोग देखें कैसे इल्यूमिनेट होता है यहाँ पे,
तो यहाँ पे लेट अस सपोज कि कोई सोर्स है, ठीक है, यहाँ से अगर आप कोई भी इंटेंसिटी के यहाँ पे लाइट को ड्रॉ कर रहे हैं, तो लेट अस सपोज यहाँ पे आ रहा है, उसकी डिस्टेंस d है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस h है, तो यहाँ पे जो एंगल है थीटा वो क्या हो जाएगा आपका सिंपली कॉस थीटा, वो आपका हो जाएगा बेस अपॉन हाइपोटेनियस, दैट मीन्स h/d। तो यहाँ से d आपको पता चल जाएगा और d जो होता है आपका क्या हो जाएगा h/cos थीटा। अब देखिए यहाँ पे कुछ लॉ होते हैं इल्यूमिनेशन के, जिनमें उन लॉ में हमारा पहला जो लॉ होता है E इज प्रोपोर्शनल टू इंटेंसिटी ऑफ सप्लाई, ठीक है, जो भी इंटेंसिटी ऑफ लाइट है वो, और E जो होता है हमारा एक इन्वर्स स्क्वायर लॉ होता है, E इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू E इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस होता है, दैट मीन्स 1/d स्क्वायर। तो यहाँ पे अब जो लैम्बर्ट्स कोसाइन लॉ होता है वो क्या कहता है कि E इज इक्वल्स टू 1/d स्क्वायर इंटू कॉस थीटा, जहाँ पे अब d की जगह पे आप h/cos थीटा यदि आप रख देते हो, तो यहाँ से आप देखोगे कि E इज इक्वल्स टू यहाँ पे d की जगह पे आपने h/cos स्क्वायर थीटा रख दिया, तो क्या हो जाएगा आपका E इज इक्वल्स टू i डिवाइडेड बाई यहाँ पे h स्क्वायर बाई कॉस स्क्वायर थीटा इंटू कॉस थीटा, राइट। तो यहाँ पे कॉस स्क्वायर थीटा कॉस थीटा मिलकर के ये कॉस क्यूब थीटा हो जाएगा। तो कैसे ये वेरीज कर रहा है कॉस क्यूब थीटा, तो थर्ड ऑप्शन यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। बाय मिस्टेक आप कॉस स्क्वायर थीटा मत कर देना, क्योंकि आपके माइंड में इन्वर्स स्क्वायर ला रहता है, राइट। सो कॉस क्यूब थीटा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला जो क्वेश्चन है हमारा 5th नंबर का, मेथड कैन ब्रिंग द लोकोमोटिव्स टू डेड स्टॉप। तो यहाँ पे कौन सा मेथड यहाँ पे हम लोग यूज़ करेंगे किसी लोकोमोटिव्स को डेडली स्टॉप करने के लिए? क्या हम प्लगिंग ब्रेकिंग का यूज़ करेंगे, या फिर रिहोस्टैटिक ब्रेकिंग का, या फिर रीजनरेटिव ब्रेकिंग का, या फिर नन ऑफ द एबव? तो हम लोग सिंपली प्लगिंग ब्रेकिंग का यूज़ करते हैं। सो फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पे क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। क्या होता है प्लगिंग ब्रेकिंग में? यहाँ पे अगर हम प्लगिंग ब्रेकिंग की बात करें तो इस मेथड में क्या होता है, द मोटर इज रिकनेक्टेड टू द सप्लाई इन सच अ वे दैट इट हैज़ टू डेवलप टॉर्क इन अपोजिट डायरेक्शन टू द मूवमेंट ऑफ द रोटर। मतलब जो हमारी सप्लाई होती है वहाँ पे उसको हम रिकनेक्ट करते हैं उल्टे डायरेक्शन में, राइट। तो क्या होता है कि जो रोटर रोटेट कर रहा होता है जिस डायरेक्शन में, उसके उल्टे डायरेक्शन में ये टॉर्क प्रोड्यूस कर देता है, जिससे कि आपका जो लोकोमोटिव्स होता है वो रुक जाता है, राइट। तो इसको हम लोग बोलते हैं प्लगिंग ब्रेकिंग। और अगर आपसे कोई पूछे रीजनरेटिव ब्रेकिंग क्या होता है, तो आपको बस इतना याद रखना है कि रीजनरेटिव ब्रेकिंग में जहाँ सप्लाई से एनर्जी जा रही होती है लोड की तरफ, जैसे ही रीजनरेटिव ब्रेकिंग होता है तो लोड से जो एनर्जी होती है वो उल्टा सप्लाई की तरफ फीड होने लगती है, राइट। तो बस यही होता है इसमें रीजनरेटिव ब्रेकिंग, बस इतना याद रखो। और डायनेमिक ब्रेकिंग जिसको हम लोग रिहोस्टैटिक ब्रेकिंग भी बोलते हैं, तो इसमें क्या होता है सिंपली आपका कि इसको सिंपली इंडक्शन जनरेटर मोटर में यूज़ किया जाता है। तो जब हमको डायनेमिक ब्रेकिंग के समय क्या होता है, जैसे ही डायनेमिक ब्रेकिंग होती है तो आपका जो इंडक्शन मोटर होता है वो सिंपली जनरेटर की तरह वर्क करने लगता है, राइट है, जनरेटर की तरह। तो हम लोग बोलते हैं इसको डायनेमिक ब्रेकिंग, बस इतना आप याद रखो। तो यहाँ पे प्लगिंग के थ्रू हम लोग क्या कर सकते हैं, लोकोमोटिव्स को स्टॉप कर सकते हैं। सो फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पे क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला जो क्वेश्चन है हमारा, हिस्टेरेसिस लॉस एंड ईडी करंट लॉस आर यूज्ड इन। तो हिस्टेरेसिस लॉस एंड एडी करंट लॉस कहाँ पे यूज़ होता है आपका, रेजिस्टेंस हीटिंग, डाइलेक्ट्रिक हीटिंग, या फिर इंडक्शन हीटिंग ऑफ स्टील, या फिर इंडक्शन हीटिंग ऑफ ब्रास। सो थर्ड ऑप्शन यहाँ पे आपका करेक्ट है, इंडक्शन हीटिंग ऑफ स्टील। बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला जो क्वेश्चन है हमारा, ट्रेपेजॉइडल स्पीड टाइम कर्व सुटेबल फॉर। तो ट्रेपेजॉइडल जो स्पीड टाइम कर्व होता है वो किसके लिए सुटेबल होता है, जो आपका कुछ इस तरीके का बनता है, आपने देखा होगा, ठीक है। फिर फ्री रन टाइम ऐसे कॉस्टिंग ब्रेकिंग करके बनता है T1 T2 T3 पे, तो वो किसके लिए सुटेबल है आपका, तो वो मेन लाइन सर्विस के लिए सुटेबल है। सो फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ये स्पीड टाइम कर्व होता है आपका, ये आपका स्पीड टाइम कर्व होता है, राइट। बढ़ जाते हैं यहाँ पे, अगर आगे हम लोग थोड़ा देखें यहाँ पे, तो जो मेन लाइन सर्विसेज होती हैं ये क्या होता है, द डिस्टेंस बिटवीन टू स्टॉप्स इज यूजुअली मोर देन 10 किलोमीटर्स, हाई बैलेंसिंग स्पीड शुड बी रिक्वायर्ड, एक्सीलरेशन एंड रिटार्डेशन आर नॉट सो इंपॉर्टेंट, राइट। अब यहाँ पे अर्बन सर्विसेज की बात करें यहाँ पे, तो द डिस्टेंस बिटवीन टू स्टॉप्स इज वेरी लेस एंड इट इज़ लेस देन 1 किलोमीटर, इट रिक्वायर्स हाई एवरेज स्पीड फॉर फ्रिक्वेंट स्टार्टिंग एंड स्टॉपिंग। सिंपल सी बात है, 1 ही किलोमीटर पे यहाँ पे है अगर स्टॉप्स, तो यहाँ पे आपको हाई एवरेज स्पीड चाहिए फॉर फ्रिक्वेंट स्टार्टिंग एंड स्टॉपिंग के लिए। और सब अर्बन सर्विस की बात करें तो द डिस्टेंस बिटवीन टू स्टॉप्स इज बिटवीन 1 से 8 किलोमीटर। इस वजह से यहाँ पे क्या होता है, दिस सर्विस रिक्वायर्स रैपिड एक्सेलरेशन एंड रिटार्डेशन एज फ्रिक्वेंट स्टार्टिंग एंड स्टॉपिंग इज रिक्वायर्ड। यहाँ पे भी वही बात है, इस वजह से यहाँ पे क्या होता है, इन मेन लाइन सर्विस फ्री रनिंग पीरियड इज मोर, हेंस ट्रेपेजॉइडल स्पीड टाइम कर्व इज रिक्वायर्ड फॉर मेन लाइन सर्विस, राइट। यहाँ पे फ्री जो यहाँ पे बोल रहा है ना, फ्री रनिंग पीरियड यहाँ पे क्या होता है, ज़्यादा होता है, इस वजह से मेन लाइन सर्विस यहाँ पे हमारा यहाँ पे ट्रेपेजॉइडल स्पीड टाइम कर्व के लिए सुटेबल होता है। सो फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, करेक्ट हो जाएगा। बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला जो क्वेश्चन है हमारा, इन अ स्टीम लोकोमोटिव इलेक्ट्रिक पावर इज प्रोवाइडेड थ्रू। तो स्टीम लोकोमोटिव में जो इलेक्ट्रिक पावर होता है वो किसके थ्रू प्रोवाइडेड होता है, तो पहले जो हमारा स्टीम लोकोमोटिव्स होती थी, अब तो सारे के सारे इलेक्ट्रिकल ही हो गए हैं। तो पहले जो स्टीम लोकोमोटिव्स होते हैं तो उसको हम लोग कैसे पावर प्रोवाइड करते थे, तो सिंपली स्मॉल टर्बो जनरेटर के थ्रू करते थे। सो थर्ड ऑप्शन यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, करेक्ट हो जाएगा। बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला जो क्वेश्चन है हमारा, ल्यूमिनस इफिशियंसी ऑफ अ फ्लोरोसेंट ट्यूब इज़। तो ल्यूमिनस इफिशियंसी ऑफ अ फ्लोरोसेंट ट्यूब की बात करें तो कितनी होती है, तो वो आपका होता है सिंपली 60 ल्यूमेंस पर वॉट। सो फोर्थ ऑप्शन यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका,
करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे देखिए मैंने कुछ आपको पहले से ही दिखा रखा है कि लैंप और उनके कलर्स और उनकी इनिशियल कास्ट, रनिंग कास्ट, पोजीशन, स्टार्टिंग टाइम, एफिशिएंसी, लाइफ और यूज़। तो यहाँ पे एफिशिएंसी आप यहाँ से देख सकते हो सबकी, राइट है, एफिशिएंसी देख सकते हो, और उनकी लाइफ कितनी होती है, कितना, और यूज़ क्या होता है वो आप देख सकते हो, कहाँ पे यूज़ करते हैं, ये सब आपसे पूछता है। कलर भी कभी कभी पूछता है। तो ये सब चीज़ें आप एक बार इसको पॉज करके आप अच्छे से इसको देख सकते हो, राइट। यहाँ पे मैं आपको बता नहीं रहा हूँ पर्टिकुलर एक एक का, लेकिन आप इसको पॉज करके पूरा एक बार देख सकते हैं, नोट कर सकते हैं। बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला जो क्वेश्चन है हमारा, द एलॉय यूज्ड फॉर मेकिंग इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस एंड हीटिंग एलिमेंट्स इज। तो इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस एंड हीटिंग एलिमेंट्स के लिए जो एलॉय यूज करते हैं हम लोग सिंपली नाइक्रोम का यूज़ करते हैं। सो फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है। देखिए नाइक्रोम इज एन एलॉय ऑफ निकिल एंड क्रोमियम, जिसमें आपका निकिल जो होता है 80% होता है, 20% क्रोमियम होता है, काफ़ी बार पूछा गया ऐसा। सो इट इज़ यूज्ड इन मेकिंग ऑफ हीटिंग एलिमेंट्स, राइट। बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला जो क्वेश्चन है हमारा, पेनफुल इलेक्ट्रिक शॉक इज फेल्ट व्हेन मैग्नीट्यूड ऑफ करंट पासिंग थ्रू ह्यूमन बॉडी इज। तो पेनफुल इलेक्ट्रिक शॉक हमको कब महसूस होता है, बताइए, जब करंट का मैग्नीट्यूड कितना होता है। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन देखिए आपसे इस बार जनरल अवेयरनेस के तौर पे पूछ सकता है, क्योंकि एक आपका सिलेबस में ऐड हुआ है। मैंने बताया भी था कि सिलेबस में ऐड हुआ है पावर सेक्टर से करके, कि उससे जनरल अवेयर के रूप में कुछ क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो यहाँ पे बताइए, पेनफुल इलेक्ट्रिक जो शॉक होता है वो कब महसूस होता है आपको, कब दर्द महसूस होना शुरू हो जाता है। लेस देन 1 मिली एम्पियर, मोर देन फ्रॉम 1 to 8 मिली एम्पियर, या फिर फ्रॉम 8 to 15 मिली एम्पियर, या फिर फ्रॉम 15 to 50 मिली एम्पियर। तो 1 मिली एम्पियर तक कुछ नहीं समझ में आएगा। 1 to 8 मिली एम्पियर्स आपको थोड़ी झुंझुनी टाइप से होगी, राइट। बट जब जैसे ही आप 8 मिली एम्पियर से ऊपर जाओगे तो आपको यहाँ पे वो दर्द महसूस होगा और आप उसको झेल नहीं पाओगे। सो यहाँ तक आपका 8 to 15 8 मिली एम्पियर जैसे ऊपर जाओगे आप, यहाँ से आपको दर्द महसूस होना शुरू हो जाएगा। सो थर्ड ऑप्शन यहाँ पे क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। और यहाँ पे गए तो फिर पता लगा कि आप चल भी बसे, राइट। जैसा कि आप घरों में भी देखते हो, घरों में आपका जो होता है 1 एम्पियर या 2 एम्पियर सिंपली आता है आपको जनरली, जहाँ पे आप यूज़ करते हो बोर्ड वगैरह। और वहीं आप देखे होगे घर में जो आप अच्छे यूज़ करते हो मशीन, जैसे कि समरसेबल वगैरह, तो उसमें आप देखे होगे कि अच्छा खासा उसमें करंट फ्लो हो रहा होता है, ठीक है, 10 एम्पियर तक करंट फ्लो हो रहा होता है। और वहीं पे आप इंडक्शन वगैरह में देखे होगे 6 एम्पियर, या फिर गीजर वगैरह में 6 एम्पियर तक, 7 एम्पियर, 10 एम्पियर तक करंट फ्लो हो रहा होता है। तो यहाँ पे मिली एम्पियर की बात हो रही है, राइट, मिली एम्पियर की। तो मिली एम्पियर से आपको उतना शॉक नहीं लगेगा अगर आप 8 मिली एम्पियर के नीचे तक हो, राइट। सो उससे अगर आप ऊपर गए तो आपको हल्का फुल्का दर्द होना महसूस हो जाएगा, राइट। हालांकि उससे जान नहीं जाएगी, बट यहाँ से आपको सहन नहीं हो पाएगा वो। बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला जो क्वेश्चन है हमारा, गैल्वेनाइजिंग इज द कोटिंग ऑफ। तो यहाँ पे जो गैल्वेनाइजिंग पूछ रहा है, इज द कोटिंग ऑफ, किसका कोटिंग होता है गैल्वेनाइजिंग। सो जिंक का होता है। सो फोर्थ ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा आपका, करेक्ट हो जाएगा। जो गैल्वेनाइजिंग इज द प्रोसेस ऑफ अप्लाइंग जिंक कोटिंग टू मेटल, स्टील और आयरन टू प्रिवेंट कोरोजन, राइट। कोरोजन से बचने के लिए, रस्टिंग से बचने के लिए जिंक की कोटिंग की जाती है, जिसको हम लोग गैल्वेनाइजिंग बोलते हैं। बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला जो क्वेश्चन है, इन डीसी आर्क वेल्डिंग इफ वर्क पीस इज कनेक्टेड टू नेगेटिव टर्मिनल एंड इलेक्ट्रोड इज टू द पॉजिटिव टर्मिनल, द अरेंजमेंट इज नोन एज। जो वर्क पीस होता है अगर उसको हम लोग क्या कर रहे हैं, नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट कर रहे हैं, और जो हमारा इलेक्ट्रोड होता है, इलेक्ट्रोड, राइट, उसको यदि हम लोग क्या कर रहे हैं, सिंपली पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट कर रहे हैं, तो बताइए इसको हम लोग क्या बोलें, फ्यूज़न, या फिर रिवर्स पोलरिटी, या फिर फॉरवर्ड पोलरिटी, या फिर डायरेक्ट पोलरिटी। तो ये आपका जो होता है रिवर्स पोलरिटी होता है। देखिए रिवर्स पोलरिटी, क्योंकि यहाँ पे जो वर्क पीस है वो आपका नेगेटिव से कनेक्ट है, जबकि वर्क पीस पॉजिटिव से कनेक्ट होता है। तो और जब इलेक्ट्रोड नेगेटिव से कनेक्ट होता है तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, फॉरवर्ड या फिर स्ट्रेट, ठीक है, इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, स्ट्रेट या फॉरवर्ड पोलरिटी। जैसा कि देखिए यहाँ पे इन डीसी आर्क वेल्डिंग व्हेन द इलेक्ट्रोड लीड इज कनेक्टेड टू द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द पावर सोर्स एंड द वर्क पीस इज कनेक्टेड टू द पॉजिटिव टर्मिनल, देन इट इज रिफर्ड एज अ स्ट्रेट पोलरिटी। ऐसा तब जब आपका वर्क पीस पॉजिटिव से कनेक्ट है, राइट, और इलेक्ट्रोड नेगेटिव से कनेक्ट है। लेकिन यहाँ पे आपसे क्वेश्चन पूछा था, जो वर्क पीस होता है वो आपका नेगेटिव से कनेक्ट है, और आपका जो इलेक्ट्रोड है वो पॉजिटिव से कनेक्ट है, तब इसको हम लोग रिवर्स पोलरिटी बोलते हैं, राइट। तो ये आपको याद रखना है। बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला जो क्वेश्चन है हमारा, अगला जो क्वेश्चन है, विच गैस इज समटाइम्स यूज्ड इन फिलामेंट लैंप्स। तो कौन सी गैस इनमें से फिलामेंट लैंप की तरह यूज़ होती है, तो आर्गन, सिंपली थर्ड ऑप्शन जो है वो आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। आर्गन गैस इज यूज्ड इन इनकैंडेसेंट लाइट बल्ब्स टू स्टॉप द ऑक्सीजन फ्रॉम कोरोडिंग द हॉट टंगस्टन फिलामेंट, राइट। आर्गन गैस इसमें हम लोग फील करते हैं, जिससे क्या हो कि ये ऑक्सीजन के कॉन्टेक्ट में ना आए। तो यहाँ पे आर्गन इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला जो क्वेश्चन है हमारा, एरिया अंडर स्पीड टाइम कर्व ऑफ अ लोकोमोटिव रिप्रेजेंट्स। तो एरिया क्या रिप्रेजेंट करता है अंडर स्पीड टाइम कर्व ऑफ अ लोकोमोटिव, तो ये सिंपली रिप्रेजेंट करता है टोटल डिस्टेंस ट्रैवल। यहाँ पे यदि हम बात करें तो ये जो एरिया है अंडर द कर्व, ये जो एरिया है वो किसको डिनोट करता है, तो डिस्टेंस, राइट है, टोटल जो डिस्टेंस यहाँ पे ट्रैवल हो रहा है, राइट।
और यहाँ पे आप देखेंगे यदि, तो इसमें एक हमारा होता है क्रेस्ट स्पीड। इससे काफ़ी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं इससे, जिसमें कि ये आपका जो डायग्राम है ये सिंपली क्या होता है, स्पीड टाइम कर्व इसको बोलते हैं। और यहाँ पे स्पीड है और ये आपका क्या है, टाइम है, जिसमें आप देख सकते हो कि कभी कभी आपसे ऐसे ABCD करके यहाँ पे पहले नाम दे देता है, ABCD E और F। उसके बाद आपसे पूछता है कि बताइए यहाँ पे B से C या फिर C से D के बीच में की जो पीरियड होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं। तो आपको बताना पड़ेगा कि C से D के बीच में फ्री रनिंग बोलते हैं, या फिर पूछ देता है कॉस्टिंग जो है वो किस पीरियड में आएगा, तो D से E के बीच में आएगा, ब्रेकिंग कब आएगा, E से F के बीच में आएगा, और रिहोस्टेटिक एक्सेलरेशन A से B के बीच में आएगा, स्पीड कर्व रनिंग P से C के बीच में आएगा। तो ये भी आपसे पूछा जाता है, राइट। और जो यहाँ पे क्रिस्ट स्पीड होता है वो क्या होता है, इट इज़ द मैक्सिमम स्पीड VM, राइट। यहाँ पे जो मैक्सिमम स्पीड है वो जो आपकी होती है उसको हम लोग क्रिस्ट स्पीड बोलते हैं। और जो एवरेज स्पीड होता है वो क्या होता है, डिस्टेंस बिटवीन स्टॉप्स अपॉन एक्चुअल टाइम ऑफ रन। तो जो स्टॉप्स के बीच में डिस्टेंस होता है वो, और जितना वो रन किया है उसका टाइम, ये होता है आपका एवरेज स्पीड। और वहीं पे अगर हम बात करें शेड्यूल्ड स्पीड की, तो वो क्या होता है, अगेन डिस्टेंस बिटवीन स्टॉप्स अपॉन एक्चुअल टाइम ऑफ रन प्लस जो भी वहाँ पे रुका है, ठीक है, स्टॉप जो टाइम्स है उसको भी यहाँ पे अगर काउंट करते हैं तो इसको हम लोग बोलते हैं शेड्यूल्ड स्पीड। तो ये आपको याद रखना है। बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला जो क्वेश्चन है हमारा, द मेन रीजन फॉर लो लैगिंग पावर फैक्टर इन सप्लाई सिस्टम इज ड्यू टू। तो यहाँ पे द मेन रीजन फॉर लो लैगिंग पावर फैक्टर इन सप्लाई क्यों होता है, क्या रूम हीटर की वजह से, क्या इनकैंडेसेंट लैंप की वजह से, क्या इंडक्शन फर्नेस की वजह से, क्या इलेक्ट्रिक आयरन की वजह से। तो नाम से ही पता चल जा रहा है इंडक्शन फर्नेस की वजह से होगा, क्योंकि जितने भी ये सब है रूम हीटर्स, इनकैंडेसेंट लैंप्स या फिर इलेक्ट्रिक आयरन, ये सब रजिस्टेंसेस इसमें यूज होते हैं, और रजिस्टेंसेस में जो इसका पावर फैक्टर होता है वो 1 होता है। तो यहाँ पे जो इंडक्टर है इसमें सिंपली जो आपका करंट है वो क्या करता है, लैग करता है वोल्टेज से, तो यहाँ पे ये लैगिंग पावर फैक्टर देता है। तो इंडक्शन फर्नेस आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला जो क्वेश्चन है हमारा, आर्क ड्रॉन बिटवीन 2 इलेक्ट्रोड्स प्रोड्यूसेस हीट एज अ टेम्परेचर हैज़ अ टेम्परेचर। तो आर्क ड्रॉन बिटवीन 2 इलेक्ट्रोड्स प्रोड्यूसेस हीट हैज़ अ टेम्परेचर कितना होता है, तो ये होता है आपका सिंपली बिटवीन 1000 टू 3500 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। तो आर्क कितना ड्रॉ करता है यहाँ पे, जो भी यहाँ पे आर्क ड्रॉन बिटवीन 2 इलेक्ट्रोड्स प्रोड्यूसेस हीट एज अ टेम्परेचर, तो कितना टेम्परेचर ड्रॉ करता है, 1000 से लेकर के 3500 डिग्री सेंटीग्रेड तक, ठीक है, 3500 डिग्री सेंटीग्रेड तक। तो ये आपको याद रखना है। बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला जो क्वेश्चन है आपका, द क्लास ऑफ फायर अकर्स इन इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट इज। तो यहाँ पे क्लास ऑफ फायर्स अकर इन इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट इज, इसको कौन सा क्लास बोलते हैं अगर इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट में फायर लगाए तो ये आपका हो जाएगा क्लास A, क्लास B, क्लास C या फिर नन ऑफ द अबव। देखिए टोटल 4 आपके क्लास होते हैं, A, B, C, D और K। तो जिसमें से C होता है, ये आपका क्या होता है, इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट में जब फायर होता है तो इसको हम क्लास C के कैटेगरी में रखते हैं। सो थर्ड ऑप्शन यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। देखिए क्लास A कब बोलते हैं, जब किसी भी सॉलिड मटेरियल सच एज वुड और पेपर, फैब्रिक एंड सम प्लास्टिक्स में अगर कोई भी आग लगता है तो उसको क्लास A में रखा जाता है। क्लास B में किसको रखते हैं, लिक्विड्स और गैसेस सच एज एल्कोहल, ईथर, गैसोलीन, ठीक है, तो इनको क्लास B में रखा जाता है। जब किसी भी गैसेस में की बात करें, लिक्विड्स और गैसेस। क्लास C में क्या होता है, वही जो भी हमने बताया, इलेक्ट्रिकल फेल्योर फ्रॉम एप्लियंसेस, इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स एंड वायरिंग, सो क्लास C में आ जाता है। क्लास D क्या होता है, जब किसी मेटेलिक सब्सटेंस सच एज सोडियम, टाइटेनियम, जिरकोनियम या फिर मैग्नीशियम, किसी मेटेलिक सब्सटेंस की बात करें तो आपको याद रखना है क्लास D हो जाएगा। क्लास K क्या होता है, गियर्स और ऑयल फायर्स स्पेसिफिकली फ्रॉम कुकिंग। तो यहाँ पे यहाँ पे क्या है, ग्रीस और ऑयल, ठीक है, ग्रीस और ऑयल फायर्स। तो जो क्लास K होता है वो आपका सिंपली होता है ग्रीस और ऑयल फायर्स स्पेशली फ्रॉम कुकिंग की बात कर रहा है। मतलब अगर ऐसे कुकिंग वगैरह जो किचन में आप यूज़ करते हो, ऐसे अप्लियंसेस में अगर कोई ग्रीस या फिर ऑयल की वजह से आग लगता है तो ऐसे केसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, क्लास K, राइट। बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला जो क्वेश्चन है हमारा, एनर्जी कंजप्शन इन प्रोपेलिंग द ट्रेन इज रिक्वायर्ड फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग। तो एनर्जी कंजप्शन इन प्रोपेलिंग द ट्रेन को पूछ रहा है, एनर्जी कंजप्शन इन प्रोपेलिंग द ट्रेन इज रिक्वायर्ड फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग। क्या वर्क अगेंस्ट द रेजिस्टेंस टू मोशन, या फिर वर्क अगेंस्ट ग्रेविटी वाइल मूविंग अप टू ग्रेडियंट, या फिर एक्सेलरेशन, या फिर ऑल ऑफ द अबव। तो कौन सा ऑप्शन इसमें से करेक्ट होगा, एनर्जी कंजप्शन इन प्रोपेलिंग द ट्रेन, एनर्जी कंजप्शन इन प्रोपेलिंग द ट्रेन इज रिक्वायर्ड फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग। सो यहाँ पे ऑल ऑफ द अबव हो जाएगा, वर्क अगेंस्ट द रेजिस्टेंस टू मोशन, या फिर वर्क अगेंस्ट ग्रेविटी वाइल मूविंग अप टू ग्रेडियंट, और एक्सेलरेशन के लिए भी। तो यहाँ पे तीनों का तीनों सही ऑप्शन है, तो ऑल ऑफ द अबव इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा, राइट। बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला जो क्वेश्चन है हमारा, पर्सन्स प्रिपेयरिंग इलेक्ट्रोलाइट शुड वियर। तो जो इलेक्ट्रोलाइट प्रिपेयर करते हैं, बनाते हैं, उनको क्या पहनना चाहिए। देखिए ये भी हमारा जनरल अवेयरनेस से हो जाएगा, जो पावर सेक्टर में इस बार का टॉपिक है। तो उनको गॉगल्स पहनना चाहिए और अदर फेस शील्ड, या फिर रबर पहनना चाहिए, या फिर रबर बूट्स एंड ग्लव्स।
तो भैया हम तो कहेंगे सब पहनना चाहिए, तो ऑल ऑफ दी एबव इसका क्या हो जाएगा। सो बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला जो क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग कलर इज यूज्ड फॉर रेडिएशन हैजार्ड। क्या होता है रेडिएशन हैजार्ड? सिंपली जो हमारे डायरेक्ट बॉडी को अफेक्ट करता है, स्किन को अफेक्ट करता है, राइट। सो रेडिएशन हैजार्ड में कौन सा कलर यूज़ करते हैं, रेड, ऑरेंज या फिर ग्रीन या फिर पर्पल। तो देखिए इसका जो सिंबल होता है कुछ इस तरीके का होता है, इसमें आपका ऐसे और ऐसे, उसके बाद आपका कुछ ऐसे इसका सिंबल होता है। तो यहाँ पे ये जो कलर होता है इन तीनों का वो पर्पल कलर का होता है, और इसका जो बैकग्राउंड होता है वो येलो कलर का होता है, ठीक है। तो यहाँ पे पर्पल इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। सो फोर्थ ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है। रेडिएशन हैजार्ड के लिए कौन सा कलर यूज़ किया जाता है, तो पर्पल। बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला जो क्वेश्चन है हमारा, द हीट जनरेटेड बाई एन इलेक्ट्रिक आयरन इज़। तो हीट जनरेटेड बाई एन इलेक्ट्रिक आयरन, सिंपल सा क्वेश्चन है कि इलेक्ट्रिक आयरन है तो ये रजिस्टिव होगा हमारा, सिंपली हाई रजिस्टिविटी होती है इसकी। तो अगर कोई चीज़ रजिस्टिव है तो वो कैसा पावर देगी, एक्टिव पावर देगी, ठीक है। कोई भी इंडक्टिव या कैपेसिटिव लोड तो है नहीं, तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रू पावर। सो सेकंड ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा, करेक्ट हो जाएगा। बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन पे। जो अगला क्वेश्चन है 23rd नंबर का, विच ऑफ द क्वांटिटी कंसिस्ट्स ऑफ यूनिट एज पास्कल। ये तो इजी हो गया, सिंपली प्रेशर, फोर्स पर यूनिट एरिया। पास्कल किसकी यूनिट है, प्रेशर का, फोर्स पर यूनिट एरिया, फिजिक्स। अगला जो क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 24, ल्यूमिनस फ्लक्स इज। तो ल्यूमिनस फ्लक्स क्या है, द लाइट एनर्जी रेडिएटेड बाई सन या फिर द पार्ट of light energy radiated by sun which is received on the earth, the rate of energy radiated in the form of light waves, none of the above। सो जो ल्यूमिनस फ्लक्स होता है सिंपली द रेट ऑफ एनर्जी रेडिएटेड इन द फॉर्म ऑफ लाइट वेव्स। थर्ड ऑप्शन यहाँ पे क्या है, करेक्ट है। मैंने आपको बताया था जो ल्यूमिनस फ्लक्स है, ल्यूमिनस फ्लक्स इज डिफाइंड एज द टोटल क्वांटिटी ऑफ लाइट एनर्जी रेडिएटेड पर सेकंड फ्रॉम द ल्यूमिनस बॉडी इन द फॉर्म ऑफ लाइट वेव्स। इट इज मेजर्ड इन ल्यूमेंस। तो किसमें हम मेजर करते हैं, क्या यूनिट होती है, ल्यूमेंस। एफ से डिनोट करते हैं या फिर फाई से डिनोट करते हैं, और ये आपका सिंपली होता है आई इंटू ओमेगा, जहाँ पे आई क्या है हमारा, इंटेंसिटी है, ल्यूमिनस इंटेंसिटी। इसका जो यूनिट होता है वो आपका सिंपली क्या होता है, कैंडिला होता है, ठीक है, कैंडिला, और या फिर कैंडिला पावर होता है। और यहाँ पे जो ओमेगा है ये सॉलिड एंगल है, और इसका जो यूनिट होता है स्टेरेडियन होता है, ठीक है, स्टेरेडियन। तो ये आपके ल्यूमिनस, ये आपका ल्यूमिनस फ्लक्स है, इसको हम लोग ल्यूमेन में मेजर करते हैं, राइट। और आपको पता होना चाहिए जो इल्यूमिनेशन होता है वो क्या होता है हमारा, सिंपली जो ल्यूमिनस फ्लक्स है पर यूनिट एरिया, ये हमारा क्या हो जाता है, इल्यूमिनेशन। और इसकी जो यूनिट हो जाती है, चूँकि इसका यूनिट ल्यूमेन है और ये मीटर स्क्वायर, सो ल्यूमेन पर मीटर स्क्वायर, ठीक है, ल्यूमेन पर मीटर स्क्वायर, इसी को हम लोग बोलते हैं लक्स, ठीक है, लक्स। इसका यूनिट क्या होता है, लक्स, इल्यूमिनेशन का, और ल्यूमिनस फ्लक्स का ल्यूमेन। बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला जो क्वेश्चन है हमारा, मोटर जनरेटर सेट फॉर डीसी वेल्डिंग है जनरेटर फॉर। तो मोटर जनरेटर सेट की बात करें, अगर डीसी वेल्डिंग की बात करें तो कैसा होना चाहिए, सीरीज टाइप, संट टाइप, डिफरेंशियल कंपाउंड टाइप या फिर लेवल कंपाउंड टाइप। सो ये आपका होना चाहिए सिंपली डिफरेंशियल कंपाउंड टाइप। थर्ड ऑप्शन यहाँ पे क्या है, करेक्ट है, डिफरेंशियल कंपाउंड टाइप। अगर मोटर जनरेटर सेट की बात करें डीसी वेल्डिंग के केस में तो ये डिफरेंशियल कंपाउंड टाइप होता है। क्यों होता है, क्योंकि अगर हम बात करें आर्क वेल्डिंग रिक्वायर्ड ह्यूज वोल्टेज ड्रॉप एंड कांस्टेंट करंट। कांस्टेंट करंट से मतलब है यहाँ पे, और वोल्टेज ड्रॉप से मतलब है कि अगर वोल्टेज ड्रॉप होता है इसका मतलब कि कम वोल्टेज पे हमको हाई करंट जहाँ पे मिलता हो, ऐसा हमको सेट चाहिए। तो ये हमको मिलता है डिफरेंशियल कंपाउंड जनरेटर में। इस वजह से हम यहाँ पे जो डीसी आर्क वेल्डिंग होती है उसमें हम डिफरेंशियल कंपाउंड जनरेटर का यूज़ करते हैं, राइट। और इसका रीज़न है कि यूज्ड फॉर आर्क वेल्डिंग बिकॉज इट्स लार्ज डीमैग्नेटाइजेशन आर्मेचर रिएक्शन, राइट। बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला जो क्वेश्चन है, द पावर फैक्टर ऑफ एन ऑर्डिनरी इलेक्ट्रिक बल्ब इज़। तो देखिए अब ऑर्डिनरी इलेक्ट्रिक बल्ब की अगर आप बात करें तो जो पहले ज़माने में हम लोग यूज़ करते थे, जो बल्ब यूज़ करते थे ना, जो 100 वाट वाला, उसी को बोल रहा है। उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इनकैडिस्केंट लैम्प, ठीक है, इनकैडिस्केंट लैम्प बोलते हैं। तो ये जो बल्ब होता है हमारा इनकैडिस्केंट बल्ब या फिर लैम्प, ये हमारा हाईली रेजिस्टिव होता है, ठीक है, रेजिस्टिविटी इसकी काफ़ी हाई होती है। और रेजिस्टिव होने की वजह से जो इसका पावर फैक्टर हो जाना चाहिए वो क्या हो जाना चाहिए, यूनिटी हो जाना चाहिए, ठीक है, यूनिटी। अगर यहीं पे अगर हम बात करते हैं जो फ्लोरोस्केंट लैम्प होती है, जो हमारा फ्लोरोस्केंट लैम्प होती है, तो उसकी अगर हम बात करें तो वो थोड़ा इंडक्टिव होता है उसमें नेचर, तो उसकी वजह से वो स्लाइटली लेस देन यूनिटी हो जाएगा, ठीक है। बट यहाँ पे अगर हम बात करें ऑर्डिनरी का मतलब वही होता है कि जो हमारा साधारण बल्ब होता है, तो ये जो पहले हम लोग बल्ब यूज़ करते थे इनकैडिस्केंट लैम्प 100 वाट वाला, तो वो आपका रेजिस्टिव होता था। इस वजह से उसका जो यूनिट है वो उसका जो पावर फैक्टर है वो यूनिटी हो जाना चाहिए। तो सेकंड ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है। बट जो आपको दिया गया था यहाँ पे, जो क्वेश्चन पूछा गया था प्रीवियस ईयर में, उसमें स्लाइटली लेस देन यूनिटी दिया गया था, पता नहीं क्यों दिया गया था, लेकिन मेरे हिसाब से तो यूनिटी होना चाहिए, राइट। बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला जो क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर दी एप्लीकेशंस ऑफ डीसी सिस्टम। यहाँ पे डीसी सिस्टम का एप्लीकेशन कौन सा है, क्या बैटरी चार्जिंग वर्क है, या आर्क वेल्डिंग है,
या फिर इलेक्ट्रोलिटिक एंड इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोसेस है, या फिर आर्क लैम्प्स फॉर सर्च लाइट है। तो बैटरी चार्जिंग जो वर्क करते हैं हम एसी सिस्टम पे करते हैं, एसी से करते हैं, आर्क वेल्डिंग एसी डीसी दोनों पर करते हैं, और इलेक्ट्रोलिटिक एंड इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोसेस ये केवल डीसी सिस्टम पर होता है, राइट। सो थर्ड ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है। और चौथा आर्क लैम्प फॉर सर्च लाइट्स, ये भी हमारा एसी सिस्टम पे है। सो यहाँ पे मतलब ये सब अल्टरनेटिंग करंट और ये आर्क वेल्डिंग जो है एसी डीसी दोनों पे काम करता है, बट ये जो हमारा इलेक्ट्रोलिटिक एंड इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोसेस है ये केवल डीसी सिस्टम पे वर्क करता है। सो थर्ड ऑप्शन यहाँ पे क्या है, करेक्ट है, ठीक है, थर्ड ऑप्शन करेक्ट है हमारा। कैसे यहाँ पे देख लेते हैं। इन इलेक्ट्रोलिटिक एंड इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोसेस एंड इलेक्ट्रिक करंट इज पास थ्रू टू इलेक्ट्रोड्स इनटू इलेक्ट्रोलाइट एंड कनेक्टिंग देम इनटू अ सर्किट विथ अ बैटरी आर अदर डीसी सप्लाई सोर्स, राइट। यहाँ पे क्या होता है, सिंपली इलेक्ट्रिक करंट पास होती है थ्रू टू इलेक्ट्रोड्स इनटू एन इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रोलाइट में जो दो इलेक्ट्रोड्स होते हैं उनसे करंट पास होती है एंड कनेक्टिंग देम इनटू अ सर्किट विथ अ बैटरी आर अदर डीसी सप्लाई सोर्स। तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रोप्लेटिंग है इसको हम लोग इलेक्ट्रोप्लेटिंग भी बोलते हैं। तो ये हमारा जो प्रोसेस है वो डीसी सिस्टम पे वर्क करता है। अगला जो क्वेश्चन है मेरा 28th नंबर का, द वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ एन earthing electrode depends upon, so the value of resistance of an earthing electrode depends upon shape and material of electrode, बिल्कुल करता है इस पर। अगर हम बात करें वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस की एन अर्थिंग इलेक्ट्रोड की, अर्थिंग इलेक्ट्रोड आप कर रहे हो तो उसके शेप एंड मटेरियल ऑफ द इलेक्ट्रोड पे डिपेंड करेगी कि कितना उसका रेजिस्टेंस है। दूसरा कह रहा है डेप्थ इन विच इलेक्ट्रोड इज ड्रिवन इनटू अर्थ, ये भी करेक्ट है हमारा, डेप्थ पे भी डिपेंड करेगा कि कितना अंदर है। और स्पेसिफिक रेजिस्टेंस ऑफ कॉइल, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस पे तो डिपेंड करता ही है रेजिस्टेंस, राइट। और अगर हम बात करें यहाँ पे ऑल ऑफ दी एबव, सो ऑल ऑफ दी एबव हो जाएगा, राइट। फोर्थ ऑप्शन यहाँ पे क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला जो क्वेश्चन है हमारा, द पर्पस ऑफ अ चॉक इन अ फ्लोरोस्केंट ट्यूब इज, यहाँ पे चौक जो होता है, आपने चौक देखा होगा पहले जो यूज़ होता था आपके घरों में, ट्यूबलाइट आप यूज़ करते थे, शादी विवाह में आप देखते होगे कि जो ट्यूबलाइट यूज़ होती थी, कोई कोई तो पहले विदाउट चौक भी यूज़ करता था, क्योंकि अब जब विदाउट चौक यूज़ करता था वो देखे होंगे आपकी दो वायर को टच कराता था आपस में, और ये जो आपका ट्यूबलाइट होता था बड़ा सा वो जल जाता था, राइट। तो वही पूछ रहा है कि यहाँ पे चोक का हम क्यों यूज़ करते हैं, टू डिक्रीज द करंट, टू इंक्रीज द करंट, टू डिक्रीज द वोल्टेज मोमेंटरली, या फिर टू इंक्रीज द वोल्टेज मोमेंटरली। तो जो ट्यूबलाइट होती थी आपकी ना, उसको ऑन होने के लिए, उसको जलाने के लिए सिंपली आपको एक वोल्टेज का पल्स चाहिए होता है, ठीक है। क्या चाहिए होता है आपको, सिंपली वोल्टेज का पल्स चाहिए होता है। और वो पल्स कैसे आपको मिलेगा, वोल्टेज का पल्स, सिंपली टू इंक्रीज वोल्टेज मोमेंटरली, मतलब यहाँ पे हम ऐसा करें कि वोल्टेज को मोमेंटरली कुछ ही समय के लिए बस इंक्रीज़ कर दें तो ये जल जाता है। आपने देखा भी होगा कि जो ये बल्ब होते हैं, फ्लोरोसेंट ट्यूब होते हैं, उनको आप हाथ से टच करते हो तो भी वो हल्का सा ग्लो करता है, अगर ऑफ भी रहता है तब भी। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि अगर सपोज कीजिए कि ये आपका क्या है, बल्ब है फ्लोरोसेंट, और इसको आपने टच किया ऐसे, तो आपका जो यहाँ पे बॉडी है वो बॉडी यहाँ पे कैपेसिटर की तरह वर्क करती है, क्योंकि यहाँ पे फेज़ है और नीचे ग्राउंड है, और फेज़ और ग्राउंड अगर नीचे ऊपर प्लस 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 है और नीचे आपका माइनस माइनस हो जाता है, इस तरीके से आपका जो बॉडी है कैपेसिटर की तरह वर्क करने लगती है। और कैपेसिटर की तरह अगर वर्क करी तो कैपेसिटर का सीधा रिलेशन वोल्टेज से होता है, ठीक है। तो यहाँ पे एक इनफ वोल्टेज आ जाती है जो इसको हल्का सा ग्लो कराती है, और आपके अंदर से एक हल्का सा करंट फ्लो करता है जो कि आपको पता भी नहीं चलता है, काफ़ी कम होता है, राइट। तो इसकी वजह से हल्का सा ग्लो करता हुआ नजर आता है, आपने देखा भी होगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्लोरोसेंट ट्यूब का, कि टू इंक्रीज द वोल्टेज मोमेंटरली। बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए यहाँ पे दिया भी गया है कि चोक इन द ट्यूब लाइट यूज्ड टू लिमिट करंट एंड प्रोवाइड हाई वोल्टेज पल्स टू स्टार्ट द ट्यूब लाइट। बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला जो क्वेश्चन है हमारा, डैश विल वर्क इन डीसी सप्लाई, तो क्या यहाँ पे विल वर्क इन ओनली डीसी सप्लाई। अगेन देखिए, इलेक्ट्रिक लैम्प, रेफ्रिजरेटर, हीटर, या फिर इलेक्ट्रोप्लेटिंग। तो अभी हमने देखा था इलेक्ट्रोप्लेटिंग, जो वहाँ पे हम लोग इलेक्ट्रोलिटिक प्रोसेस कर रहे थे, ठीक है, दो इलेक्ट्रोड को इलेक्ट्रोलिटिक में डुबो करके, तो वहाँ से करंट पास हो रही थी, तो वही चीज़ हमारे यहाँ पे इलेक्ट्रोप्लेटिंग। सो इन इलेक्ट्रोलिटिंग प्रोसेस एन इलेक्ट्रिक current is passes through two electrodes into the electrolyte and connecting them into a circuit with battery or other DC supply source। तो यहाँ पे केवल DC सिस्टम सप्लाई पे कौन वर्क करता है, इलेक्ट्रोप्लेटिंग। फोर्थ ऑप्शन यहाँ पे क्या है, करेक्ट है। बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला जो क्वेश्चन है हमारा 31st नंबर का, एन एयर कंडीशनर एट द एंड ऑफ अ लॉन्ग फीडिंग लाइन्स does not work properly because of too low voltage, which is the correct way to increase the voltage। यहाँ पे कह रहा है, एन एयर कंडीशनर एट द एंड ऑफ अ लॉन्ग लीडिंग लाइन डज नॉट वर्क प्रॉपरली। अगर कोई लंबा, कह रहा है ना कि बहुत बड़ा आपने वायर ले लिया, ठीक है, और उसको आप लगा रहे हो एयर कंडीशनर को चलाने के लिए, एट द एंड ऑफ अ लॉन्ग फीडिंग लाइन डज नॉट वर्क प्रॉपरली बिकॉज टू लो वोल्टेज, उसकी वजह से वोल्टेज काफ़ी लो हो जाता है, विच इज़ करेक्ट वे टू इंक्रीज द वोल्टेज। अब हम कैसे वोल्टेज को इंक्रीज कर सकते हैं, तो पहला आपका पुट द एयर कंडीशनर क्लोज टू द मेन स्विच बोर्ड, या फिर कह रहा है कनेक्ट इट विथ अ फ्लेक्सिबल केबल यूजिंग द शॉर्टेस्ट पॉसिबल डिस्टेंस, या फिर कह रहा है रिप्लेस द फीडिंग लाइन्स विथ थिकर वंस, या कह रहा है रिप्लेस द कंप्रेसर मोटर विथ स्मॉलर वन। तो यहाँ पे सिंपली पुट द एयर कंडीशनर क्लोज टू द मेन स्विच बोर्ड है।
अगर हम क्या करें, मेन स्विच बोर्ड के करीब ले जाए एयर कंडीशनर को, तो हमको काम यहाँ पे हम इस बोर्ड के पास ले जा करके क्या करेंगे, हमको तो जहाँ पे काम है वहीं पे रखेंगे, या फिर आप कहोगे बोर्ड को ही यहाँ पे लेके चले जाइए, तो भी तो आप जो वायर यूज़ कर रहे हो वो तो उतना ही यूज़ होगा, बोर्ड को भी ले जाओगे तो वायर तो बढ़ाओगे ही, अभी तक तो भी वायर इतना ही था, बोर्ड को यहाँ पे पास ले जा रहे हो तब भी उतना ही है, और ऊपर से डिस्टेंस तो बढ़ ही रहा है, तो ये गलत हो जाएगा। अगर अब हम बात करें कनेक्ट इट विथ अ फ्लेक्सिबल केबल यूजिंग शॉर्टेस्ट पॉसिबल डिस्टेंस, तो फ्लेक्सिबल केबल भी आप लगाओ जिस, और शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, तो भी वही बात है। कह रहा है रिप्लेस द फीडिंग लाइन्स विथ थिकर वन। अब यहाँ पे यदि हम क्या करें, जो फीडिंग लाइन्स हैं इनको हम क्या करें, थिकर कर दें, जो वायर है इसको अगर हम लोग थोड़ा मोटा लगाएं तो क्या होगा, तो इससे काफ़ी अच्छा होगा, क्योंकि यहाँ पे जो रेजिस्टेंस है आपका, क्योंकि वायर थिक हो गया तो थिकर होने की वजह से जो रेजिस्टेंस है वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। जितने मोटा वायर होता है उतना रेजिस्टेंस कम होता है, और रेजिस्टेंस कम हो जाएगा तो जो वोल्टेज ड्रॉप है वो भी कम हो जाएगा, और यहाँ पे अच्छा खासा आपका वोल्टेज मिलेगा, ठीक है, तो जिससे आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। यहाँ पे काफ़ी कम वोल्टेज जा पा रहा था, तो अब अच्छा वोल्टेज जाएगा और आपका एयर कंडीशनर अच्छी तरह से वर्क करेगा। सो थर्ड ऑप्शन यहाँ पे क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। लास्ट था रिप्लेस द कंप्रेसर मोटर विथ स्मॉलर वन, तो जो थर्ड ऑप्शन है वो क्या हो जाएगा, आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है हमारा 32 नंबर का, द पावर फैक्टर ऑफ इलेक्ट्रिक बल्ब इज, तो पावर फैक्टर यहाँ पे इलेक्ट्रिक बल्ब का, अगेन वही क्वेश्चन देखिए, इलेक्ट्रिक बल्ब, इससे कुछ बताया नहीं गया है कि क्या है, कौन सा बल्ब है, फ्लोरोसेंट है या फिर इनकैंडेसेंट है, तो अगर कुछ नहीं दिया है तो इनकैंडेसेंट मान के चलिए और यूनिटी मार दीजिए डायरेक्ट, जो साधारण होता है सिंपली। सॉरी, बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला जो क्वेश्चन है हमारा 33 नंबर का, द स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ इलेक्ट्रोलाइट इज मेजर्ड बाई, तो स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ इलेक्ट्रोलाइट किससे मेजर करते हैं हम लोग, मैनोमीटर, मैकेनिकल गेज, या फिर हाइड्रोमीटर, या फिर साइकोमीटर। सो यहाँ पे सिंपली हम लोग हाइड्रोमीटर से मेजर करते हैं। सो थर्ड ऑप्शन यहाँ पे क्या है आपका, करेक्ट है, हाइड्रोमीटर, राइट। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, हाइड्रोमीटर, एरोमीटर, या फिर डिजिटल डेंसिटी मीटर, या फिर डिजिटल हाइड्रोमीटर, इसी को हम यूज़ करते हैं टू मेजर स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला जो क्वेश्चन है हमारा, अ ग्लास रॉड व्हेन रब्ड विथ सिल्क क्लॉथ इज चार्ज्ड बिकॉज, तो देखिए फिजिक्स का क्वेश्चन है, हालांकि इंजीनियरिंग में भी पूछा जाता है, और ये आपका जनरल अवेयरनेस टाइप से हो गया कि अ ग्लास रॉड व्हेन रब्ड विथ सिल्क क्लॉथ इज चार्ज्ड बिकॉज, तो हम लोग क्या पढ़ते थे उस टाइम पे, इट टेक्स इन प्रोटॉन, या फिर इट्स एटम आर रिमूव्ड, या फिर इट्स गिव्स अवे इलेक्ट्रॉन, या फिर इट गिव्स अवे पॉजिटिव चार्ज। सो ये क्या करता था, जो रॉड होता था वो अपना इलेक्ट्रॉन होता था वो उस पर भेज देता था क्लोथ पे, तो थर्ड ऑप्शन यहाँ पे क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। होता क्या था बेसिकली, व्हेन द ग्लास रॉड रब्ड विथ सिल्क क्लोथ इलेक्ट्रॉन्स आर स्ट्रिप्ड अवे फ्रॉम द एटम्स इन द ग्लास एंड ट्रांसफर टू द सिल्क क्लोथ। सिल्क क्लोथ पे क्या हो जाता था, जो इलेक्ट्रॉन होता था वो ट्रांसफर हो जाता था जो रॉड होता था उसका। इसके कारण क्या होता था, इट कॉजेज द ग्लास रॉड विथ मोर पॉजिटिव। अब वहाँ से इलेक्ट्रॉन अगर आपके रॉड पर से इलेक्ट्रॉन अगर चला गया सिल्क क्लोथ पे, ठीक है, तो यहाँ पे अगर आ गया तो ये क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा कि नहीं, पॉजिटिव हो जाएगा। देन नेगेटिव चार्ज, सो नेट पॉजिटिव चार्ज देयर, यहाँ पे क्या हो जाता है, पॉजिटिव चार्ज हो जाता है सिंपली। तो वहीं यहाँ पे पूछ रहा है, ग्लास रॉड व्हेन रब्ड विथ सिल्क क्लॉथ इज चार्ज्ड बिकॉज इट गिव्स अवे इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन को क्या कर देता है, ट्रांसफर कर देता है सिल्क क्लॉथ पे। बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला जो क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 35, द इंडक्शन हीटर यूज्ड इन किचन हैज़, तो इंडक्शन हीटर जो यूज़ करते हैं किचन में वो क्या करता है, रन्स एट हाई पावर फैक्टर, रन्स एट वेरी लो पावर फैक्टर, इंजेक्ट्स अ लॉट ऑफ रिएक्टिव पावर टू द सिस्टम, या फिर इंजेक्ट्स अ लॉट ऑफ हार्मोनिक्स टू द सिस्टम। सो यहाँ पे तो मुझे दो आंसर इसके नज़र आ रहे हैं कि लो पावर फैक्टर पे वर्क करता है तो कंफर्म है, और यहाँ पे ये भी सही है कि इंजेक्ट्स अ लॉट ऑफ हार्मोनिक्स टू द सिस्टम। यहाँ पे इंजेक्ट्स अ लॉट ऑफ रिएक्टिव पावर नहीं, बल्कि ये रिएक्टिव पावर इंजेक्ट नहीं करता है, लेता है, राइट। सो यहाँ पे सेकंड भी करेक्ट है और फोर्थ भी, इंजेक्ट्स अ लॉट ऑफ हार्मोनिक्स टू द सिस्टम, क्योंकि इंडक्शन यहाँ पे हम हीटर यूज़ कर रहे हैं और रन एट अ वेरी लो पावर फैक्टर। अब यहाँ पे जो ऑप्शन दिया गया था आपका केवल कि इंडक्शन हीटर इंजेक्ट्स हार्मोनिक्स व्हेन ऑपरेटेड अंडर वेरिंग लोड्स कंडीशंस विच लीड टू इंक्रीज इन पावर लॉसेस एंड अफेक्ट्स द परफॉर्मेंस ऑफ अदर कनेक्टेड लोड्स। तो जो आपका क्वेश्चन पूछा गया था प्रीवियस ईयर का है, इसमें आंसर आपका फोर्थ सही था कि इंजेक्ट्स अ लॉट ऑफ हार्मोनिक्स टू द सिस्टम, ठीक है, जो आपका इंडक्शन हीटर होता है। तो यहाँ पे फोर्थ ऑप्शन आपका करेक्ट है, लेकिन लो पावर फैक्टर पे भी तो वर्क करता है, ये भी करेक्ट होना चाहिए। तो एक बार आप इसको देख लें। बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला जो क्वेश्चन है हमारा, ब्रेकिंग सिस्टम एम्प्लॉयड इन डीजल इलेक्ट्रिक सिस्टम इज, तो ब्रेकिंग सिस्टम एम्प्लॉयड इन डीजल इलेक्ट्रिक सिस्टम, तो कौन सा ब्रेकिंग सिस्टम यहाँ पे होता था डीजल इलेक्ट्रिकल सिस्टम में, हाइड्रोलिक, वैक्यूम, या फिर रीजनरेटिव, या फिर ऑल ऑफ द एबो। तो देखिए जो हाइड्रोलिक ब्रेकिंग होती है वो आपका सिंपली जो मैकेनिकल पर्पस से यूज होता है, आपका ट्रांसपोर्टेशन का जो भी काम होता है, ठीक है, तो उसमें होता था। और अगर हम बात करें जितने भी मैकेनिकल हमारे सिस्टम होते थे, जैसे जेसीबी वगैरह में आपने देखा होगा, तो उसमें हाइड्रोलिक ब्रेकिंग यूज़ की जाती है। जबकि रीजनरेटिव जो ब्रेकिंग होती है वो आपके मोटर वगैरह में यूज़ होती है, ठीक है, इंडक्शन मोटर में यूज़ होता है, जिसमें क्या होने लगता है कि जो हमारी एनर्जी होती है वो ब्रेकिंग होने के बाद वापस से सप्लाई की तरफ फीड होने लगती है,
और यहाँ पे जो ब्रेकिंग सिस्टम यूज़ होता था डीजल इलेक्ट्रिक सिस्टम में, वो वैक्यूम होता था पहले के ज़माने में। अधिकांशतः ये ट्रेन वगैरह में यूज़ होता था जब आपका स्टीम जो होता था आपका क्या जो ट्रेन होती थी जो स्टीम वाली, उसमें ये यूज़ होता था, ठीक है, वैक्यूम ब्रेकिंग सिस्टम। सो डीजल इलेक्ट्रिक सिस्टम जितने भी होते हैं वहाँ पे हम वैक्यूम ब्रेकिंग सिस्टम का यूज़ करते हैं, राइट। सो सेकंड ऑप्शन यहाँ पे क्या है, करेक्ट है। बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला जो क्वेश्चन है हमारा, फॉर अ गिवन लाइन वोल्टेज 4 हीटिंग कॉइल्स विल प्रोड्यूस मैक्सिमम हीट व्हेन कनेक्टेड। कह रहा है फॉर अ गिवन लाइन वोल्टेज 4 हीटिंग कॉइल्स, 4 हीटिंग कॉइल्स की बात कर रहा है, 4 हीटिंग कॉइल्स हैं, विल प्रोड्यूस मैक्सिमम हीट व्हेन कनेक्टेड। तो कब, ऑल इन पैरेलल, या फिर 1 पेयर इन पैरेलल विथ 2 इन सीरीज, या फिर 2 पैरेलल पेयर्स इन सीरीज, या फिर ऑल इन सीरीज। तो सिंपल सी बात है, ऑल इन पैरेलल। क्यों? क्योंकि लेटर सपोज यहाँ पे कॉयल के कुछ रेजिस्टेंस है, और वो रेजिस्टेंस मान लेते हैं हम 4 ओम है, ठीक है, और इनको पैरेलल में हम कनेक्ट कर देते हैं ऐसे 4 4 4। तो अब बताइए, अगर पैरेलल में कनेक्ट है तो ओवरऑल जो इसका इम्पिडेंस है या रेजिस्टेंस है वो कितना नजर आएगा? आप सिंपली हमको 1 नजर आएगा, है कि नहीं। ये 4 4 पैरेलल में 2 और ये 4 4 पैरेलल में 2, अगेन 2 2 सॉल्व करोगे तो 1 हो जाएगा, तो 1 हो जाएगा, सबसे कम यहाँ पे रेजिस्टेंस हो गया, है कि नहीं। सो फॉर अ गिवन लाइन वोल्टेज 4 हीटिंग कॉइल्स विल प्रोड्यूस मैक्सिमम हीट व्हेन कनेक्टेड। तो कब ये मैक्सिमम हीट देगा? हीट क्या होता है एक्चुअली? हीट का मतलब होता है एच इज इक्वल्स टू क्या होता है, सिंपली हमारा होता है V²/RT, ठीक है। या फिर क्या होता है ये V की जगह पे अगर हम लोग क्या कर दें, V इज इक्वल्स टू I इंटू आर कर दें, IR², तो I²RT हो जाएगा यहाँ पे, H इज इक्वल्स टू, ठीक है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि सिंपली जो रेजिस्टेंस है वो हमारा क्या होना चाहिए, अगर हीट हमको बहुत ज़्यादा रखना है तो R जो हमारा होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, यहाँ से सिंपली कम होना चाहिए, ठीक है, कम होना चाहिए। अगर यहाँ पे आप देखोगे I²RT, तो R अगर आप यहाँ पे कम रखते हो उतना ही आपका जो करंट है वो क्या होगा, अधिक होगा। यहाँ पे देखिए कंफ्यूजिंग पॉइंट क्या हो सकती है, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन ऐसा बन जाता है कि H इज इक्वल्स टू हमारा होता है I²RT, सीरीज की अगर हम बात करें तो सीरीज ये नहीं, मतलब I²RT भी होता है, और H इज इक्वल्स टू अगर वोल्टेज के टर्म में देखो तो V²/R इंटू टी। तो यहाँ से जो R है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, और यहाँ से जो R है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। बट सोचने वाली बात यह है कि यहाँ पे अगर R को आप कम करते हो, R को यदि आप कम करते हो, जैसा कि हमने दिखाया था, R यहाँ पे ऐसे ऐसे ऐसे, राइट, R को यदि आप कम करते हो तो आपका जो करंट है I इक्वल्स टू क्या होता है, V/R। R को कम करोगे तो I क्या होगा, बढ़ेगा, लेकिन I ज़्यादा डोमिनेट कर रहा है, ज़्यादा बढ़ेगा क्योंकि ये स्क्वायर में है, ठीक है, ये ज़्यादा बढ़ेगा, और R आपका तो कम ही कम हो पा रहा है, ठीक है, लेकिन ये ज़्यादा बढ़ रहा है। तो जितना ही आप कम करोगे उतना ही ये ज़्यादा बढ़ेगा, तो हीट उतनी ही ज़्यादा प्रोड्यूस होगी। जबकि यहाँ पे क्या है, H इज इक्वल्स टू V²RT में यहाँ पे सिंपली आप R को कम करते हो, ठीक है, तो हीट आपका ऐसे ही इंक्रीज होता हुआ दिख रहा है, राइट। तो हीट अगर आपको बढ़ाना है तो R को कम करना होगा, और R कब कम होता है, जब रेजिस्टेंसेस हमारे पैरेलल में कनेक्ट होते हैं। सो यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, हमारा करेक्ट हो जाएगा। बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला जो क्वेश्चन है हमारा, रीजनरेटिव ब्रेकिंग सिस्टम इज पॉसिबल इन ट्रैक्शन सिस्टम। तो रीजनरेटिव ब्रेकिंग इज पॉसिबल इन ट्रैक्शन सिस्टम कब, क्या अर्बन सर्विसेज में, या फिर सब अर्बन सर्विसेज में, या फिर मेन लाइन सर्विसेज में, या फिर नन ऑफ द एबव। सो रीजनरेटिव ब्रेकिंग पॉसिबल है केवल मेन लाइन सर्विसेज में, क्योंकि यहाँ पे जो स्टॉपेज के बीच का डिस्टेंस होता है वो 10 किलोमीटर होता है, जबकि अर्बन और सब अर्बन में तो केवल 1 किलोमीटर का स्टॉपेज होता है। तो यहाँ पे फ्रिक्वेंटली इसको हाई एक्सेलरेशन और डी एक्सेलरेटिंग इस एवरेज स्पीड चाहिए होती है, एवरेज स्पीड हाई होनी चाहिए, या फिर एक्सेलरेशन जो इसका डी एक्सेलरेशन होता है वो आपका क्या होना चाहिए, कम या अधिक होना, मतलब अधिक होना चाहिए, अच्छा खासा होना चाहिए। और सब अर्बन में भी 1 से 8 ही किलोमीटर होता है कि नहीं। तो यहाँ पे आपका अच्छा खासा एक्सेलरेशन डी एक्सेलरेशन होना चाहिए। तो रीजनरेटिव ब्रेकिंग वहाँ पे पॉसिबल नहीं है, जबकि मेन लाइन सर्विसेज में रीजनरेटिव ब्रेकिंग पॉसिबल है, राइट। सो थर्ड ऑप्शन यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है, द इल्यूमिनेशन लेवल ऑन अ सरफेस इज लीस्ट अफेक्टेड बाई। सो इल्यूमिनेशन लेवल ऑन अ सरफेस इज लीस्ट अफेक्टेड बाई। तो इल्यूमिनेशन जो आपका होता है E इज इक्वल्स टू, वो आपने देखा होगा जो आपके लैम्बर्ट्स को साइन ला थे, तो उसमें भी इन्वर्स स्क्वायर ला था, वो क्या होता था, प्रोपोर्शनल टू आपके इंटेंसिटी ऑफ लाइट सोर्स होता था, और E इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता था, और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस होता था। सो जो इल्यूमिनेशन लेवल है वो डिस्टेंस ऑफ द लाइट सोर्स पे डिपेंड करेगा, पहला, ठीक है। और कैंडिला पावर ऑफ द लाइट सोर्स जो आई का हमारा यूनिट होता है, आई इज इक्वल्स टू क्या होता है हमारा 5/ओमेगा, इसकी जो यूनिट होती है हमारी कैंडिला पावर होती है, तो इस पर भी डिपेंड करेगा। टाइप ऑफ रिफ्लेक्टर यूज, तो जो रिफ्लेक्टर आप यूज़ करो यहाँ से जो आप लाइट सोर्स को इस पर ड्रॉ करा रहे हो, ठीक है, तो पहली बात तो इसके डिस्टेंस पे डिपेंड कर रहा है, और इसके इंटेंसिटी पे डिपेंड कर रहा है यहाँ पे, और जो रिफ्लेक्टर है उस पर भी डिपेंड करता है कि कैसा आपका रिफ्लेक्टर है, राइट। सो इस पर भी डिपेंड करेगा। तो द इल्यूमिनेशन लेवल ऑन अ सरफेस इज लीस्ट अफेक्टेड बाई, किससे ज़्यादा अफेक्ट नहीं होता है, एम्बिएंट टेम्परेचर से। सो सेकंड ऑप्शन यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। सेकंड ऑप्शन यहाँ पे क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला जो क्वेश्चन है हमारा 40 नंबर का, 0 वाट लैम्प कंज्यूम्स। देखिए 0 वाट लैम्प कितना पावर कंज्यूम करता है, नो पावर,
अबाउट 15 to 20 वाट, या फिर अबाउट 5 to 7 वाट, या फिर 25 से 30 वाट। तो 0 वाट केवल नाम का ही होता है, लेकिन कंज्यूम ये कितना करता है अगर आप देखोगे तो जैसे 1 घंटे की अगर हम बात करें तो ये लगभग 0.6 से लेकर के 0.8 वाट तक कंज्यूम कर जाता है, ठीक है। लगभग मतलब 1 वाट तक भी कंज्यूम कर जाता है, लेकिन 1 वाट नहीं करता है, 0.6 से 0.8 वाट तक कंज्यूम करता है। इसका मतलब ये हो गया कि अगर 24 घंटे के लिए बात करो यहाँ पे, क्योंकि आंसर आपका 24 घंटे के लिए दिया गया है, तो ये टोटल 15 से 20 वाट पावर कंज्यूम करता है, ठीक है। 15 से 20 वाट पावर को क्या करता है, ये कंज्यूम करता है। तो यहाँ पे बस नाम का 0 वाट होता है, करता कंज्यूम ये 15 से 20 वाट पावर है। जो आप देखे होगे घरों में आप छोटा सा लगाते हो, कुछ कलर के जो होते हैं सजावट के लिए यूज़ किए जाते हैं ना अधिकतर, वो आप जो बल्ब यूज़ करते हो 0 वाट नाम से आता है, वो नाम का है। क्योंकि एक्चुअली क्या होता है कि जो पुराने टाइप के मीटर होते थे आपके, वो मेज़र नहीं कर पाते थे इसका पावर, इसलिए इसको 0 वाट बोल दिया जाता था बल्ब। बट अब जो आने लगे हैं नए, वो इसको मेज़र कर सकते हैं। तो सिंपली ये 15 से 20 वाट एक दिन में 24 घंटे में पावर को क्या करता है, कंज्यूम करता है। बढ़ जाते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला जो क्वेश्चन है हमारा, अ लैम्प हैज़ टोटल ल्यूमिनस फ्लक्स ऑफ 1570 ल्यूमेंस, इट्स MSCP इज। तो MSCP का क्या मतलब होता है यहाँ पे, मीन स्फेरिकल कैंडिला पावर। और ये क्या होता है हमारा, सिंपली मीन स्फेरिकल कैंडिला पावर टोटल फ्लक्स इन ल्यूमेंस अपान 4 पाई। तो टोटल फ्लक्स इन ल्यूमेंस हमको गिवन है यहाँ पे, वो आपका है 1570 और यहाँ पे डिवाइडेड बाई 4 पाई। अब इसको सॉल्व करोगे तो ये सिंपली 125 आ जाएगा। सो फोर्थ ऑप्शन यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। इसी तरीके से आपको जो यहाँ पे मीन स्फेरिकल कैंडिला पावर आपने देखा, वैसे ही आपको मीन हेमिस्फेरिकल कैंडिला पावर भी याद रखना है। ये आपका सिंपली हो जाता है MHCP इज इक्वल्स टू फ्लक्स इमिटेड इन हेमिस्फीयर, ठीक है। यहाँ पे टोटल फ्लक्स इन ल्यूमेंस, ये टोटल स्फेरिकल जो आपका स्फेरिकल से पास हो रहा था, ठीक है, स्फेरिकल शेप से, लेकिन ये यहाँ पे हेमी स्फेरिकल शेप से पास जितना फ्लक्स हो रहा है वो अपान 2 पाई, राइट। ये आपको याद रखना है। उसके बाद यदि आपसे रिडक्शन फैक्टर पूछता है, ठीक है, तो वो भी आपको याद रखना है। रिडक्शन फैक्टर सिंपली हो जाता है MSCP डिवाइडेड बाई MHCP, ठीक है, MHCP। कैसे आपको याद रखना है, देखिए MSCP का मतलब हो गया सिंपली मीन स्फेरिकल कैंडिला पावर। तो MSCP को सिंपली याद कर लीजिएगा MS धोनी से, राइट है, वो आपका सबसे ऊपर आएंगे, उसके बाद MHCP आएगा। तो इस तरीके से आपको भूलेगा नहीं, कैसे भी आप याद कर लो, बस याद कर लो। तो रिडक्शन फैक्टर आपका हो गया MSCP अपन MHCP, राइट। बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला जो क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग एप्लीयंसेस विल ऑफर द मैक्सिमम लोड। कौन सा एप्लीयंसेस इसमें से मैक्सिमम लोड ऑफर करता है, टोस्टर, रेफ्रिजरेटर, हॉट प्लेट या फिर टेलीविज़न। तो जो सबसे ज़्यादा लोड ऑफर करता है वो आपका होता है हॉट प्लेट। हॉट प्लेट का क्या मतलब होता है, जो आप यूज़ करते हो खाना बनाने के लिए, इंडक्शन आप यूज़ करते हो, इंडक्शन चूल्हा, उसी की यहाँ पे बात की जा रही है, राइट। तो ये जो आपका होता है काफ़ी ज़्यादा ये लोड आपको एक तरह से ऑफर करता है, क्योंकि टोस्टर हो गया, सिंपली रेफ्रिजरेटर हो गया, ये भी अच्छा खासा लोड होते हैं। बट जो आप इंडक्शन चूल्हा लेते हो वो बहुत ज़्यादा आपका बिजली का खर्च करता है, राइट है। सो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर हो जाएगा थर्ड ऑप्शन यहाँ पे हॉट प्लेट, जो कि सबसे ज़्यादा आपका लोड ऑफर करता है। अगले क्वेश्चन पे बढ़ जाते हैं, कॉन्स्टेंटन कंटेंस। तो कॉन्स्टेंटन सिंपली क्या कंटेन करते हैं, कॉपर और निकल, ठीक है, कॉपर और निकल। काफ़ी बार पूछा है ये क्वेश्चन, फेमस क्वेश्चन है, कॉपर एंड निकल। तो इट इज़ यूजुअली कंसिस्ट ऑफ 55% कॉपर एंड 45% निकल, ठीक है। 55% यहाँ पे कॉपर और 45% निकल कॉन्स्टेंटन को हम लोग कहते हैं। अगला जो क्वेश्चन है हमारा, द टाइप ऑफ ब्रेकिंग यूज्ड इन इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन सिस्टम इज़। तो अभी तक हम लोगों ने कई सारे ट्रैक्शन सिस्टम देखे। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन सिस्टम की बात कर रहा था कि इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन सिस्टम में कौन सी ब्रेकिंग यूज़ होती है, क्या मैकेनिकल या फिर इलेक्ट्रो न्यूमेटिक ब्रेकिंग या फिर वैक्यूम ब्रेक सिस्टम या बोथ A and B। सो जो वैक्यूम ब्रेक सिस्टम था ये आपका डीजल लोकोमोटिव में यूज होता था, आपने देखा था, ठीक है। तो डीजल लोकोमोटिव में ये यूज़ होता था वैक्यूम ब्रेक सिस्टम। और जितने भी AC से चलने वाले हो गए मोटर वगैरह, इंडक्शन मोटर वगैरह, इनमें आप देखते थे कि रीजनरेटिव ब्रेकिंग होती थी। लेकिन जो आपका इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन है इसमें आपका मैकेनिकल ब्रेकिंग होता है, जितने भी मैकेनिकल ब्रेकिंग होते हैं, और इलेक्ट्रो न्यूमेटिक ब्रेकिंग होते हैं, राइट है। सो यहाँ पे आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा बोथ A and B, राइट, बोथ A and B, मैकेनिकल भी और इलेक्ट्रो न्यूमेटिक ब्रेकिंग भी। बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला जो क्वेश्चन है हमारा, The compact fluorescent lamp does not have a choke but has a rectifier, have a choke which operates at low frequency, has no choke but has an inverter with circuit with capacitor, has a small choke which operate at high frequency। So जो compact fluorescent lamp होता है उसके पास एक छोटा सा चोक होता है जो कि ऑपरेट होता है हाई फ्रिक्वेंसीज। कैसा होता है कॉम्पैक्ट फ्लोरोसेंट, मैं इसकी बात कर रहा हूँ, ठीक है। ये जो आपका होता है इसमें एक छोटा सा चोक लगा होता है और हाई फ्रिक्वेंसी पे ये क्या होता है, वर्क होता है, हाई फ्रिक्वेंसी पे ये वर्क करता है। बढ़ जाते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला जो क्वेश्चन है हमारा, स्पेसिफिक एनर्जी कंजप्शन इज हाईएस्ट इन। तो स्पेसिफिक एनर्जी कंजप्शन किस में हाईएस्ट होता है,
अर्बन सर्विसेज, सब अर्बन सर्विसेज, या फिर मेन लाइन सर्विसेज, या फिर इक्वल फॉर ऑल टाइप्स ऑफ सर्विसेज। तो देखिए होता क्या है, जो एनर्जी स्पेसिफिक एनर्जी कंजप्शन होता है वो बेसिकली आपका होता है, ये काफ़ी बार पूछा भी गया है, स्पेसिफिक एनर्जी कंजप्शन इज इक्वल्स टू एनर्जी कंजप्शन ऑफ मेन एनर्जी कंजप्शन ऑफ ट्रेन इन वाट आवर अपॉन वेट ऑफ द ट्रेन इन टन इनटू डिस्टेंस ऑफ रन इन किलोमीटर। तो क्या एनर्जी कंजप्शन हो रहा है ट्रेन के थ्रू वाट आवर में वो, और क्या वेट है ट्रेन का टन में वो, इनटू डिस्टेंस ऑफ रन कितना हुआ है इन किलोमीटर में। तो कभी कभी इसका यूनिट भी पूछा जाता है आपसे, वाट आवर पर टन, ठीक है, टन किलोमीटर, टन किलोमीटर। तो ये इसका आपको यूनिट भी पता होना चाहिए, प्लस यहाँ पे अब अगर आप बात करोगे तो किसका स्पेसिफिक एनर्जी कंजप्शन ज़्यादा होता है, तो वो मेन लाइन सर्विसेज का होता है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे आप देखोगे तो इनका स्टॉपेज लगभग एक टोटल 10 किलोमीटर का होता है, ठीक है, 10 किलोमीटर का होता है। और यहाँ पे आप देखोगे तो जो एनर्जी कंजप्शन है ट्रेन का इन वाट आवर में वो आपका क्या होता है, ज़्यादा होता है, ठीक है, बहुत ज़्यादा होता है। इस वजह से इसमें जो है वो मेन लाइन सर्विसेज में जो एनर्जी स्पेसिफिक एनर्जी कंजप्शन है वो ज़्यादा होगा, राइट। बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला जो क्वेश्चन है हमारा 48 नंबर का, फॉर हीटिंग ऑफ प्लाईवुड द फ्रीक्वेंसी शुड बी। तो हीटिंग ऑफ प्लाईवुड की बात करें तो जो फ्रीक्वेंसी होती है वो सिंपली आपकी 1 से 2 मेगा हर्ट्स होती है, 1 से 2 मेगा हर्ट्स, राइट। बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला जो क्वेश्चन है हमारा, द यूनिट ऑफ ल्यूमिनस फ्लक्स इज। तो ल्यूमिनस फ्लक्स की यूनिट सबको पता है, ल्यूमेन, राइट, ल्यूमेन। ल्यूमिनस फ्लक्स हमारा क्या होता है, आई इंटू ओमेगा, ठीक है, जहाँ पे आई क्या है हमारा, इंटेंसिटी ऑफ लाइट, या फिर कह सकते हैं यहाँ पे इसको हम लोग कैंडिला पावर, ठीक है, कैंडिला पावर इसकी यूनिट होती है, कैंडिला पावर इनटू यहाँ पे ओमेगा क्या है आपका, सॉलिड एंगल, ठीक है, सॉलिड एंगल। तो ये आपका होता है ल्यूमिनस फ्लक्स, ल्यूमेन में मेजर करते हैं इसको। बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला जो क्वेश्चन है हमारा, लीक ट्रांसफार्मर इन सोडियम वेपर लैंप इनिशियली प्रोवाइड्स। तो हम लोग एक लीक ट्रांसफार्मर का यूज़ करते हैं सोडियम वेपर लैंप में, क्यों, फॉर हाई करंट, फॉर लो वोल्टेज, या फिर हाई वोल्टेज, या फिर नन ऑफ द एबव। तो यहाँ पे इनिशियली बोला है, वैसे हम करते हैं लो वोल्टेज के लिए, लेकिन इनिशियली वो क्या प्रोवाइड करता है, हाई वोल्टेज प्रोवाइड करता है, ठीक है। फिर बाद में ये क्या करता है, वोल्टेज को रिड्यूस कर देता है और आर्क को स्टेबलाइज करता है। कुछ इस तरीके का होता है आपका लीक ट्रांसफार्मर। ये आपका लीक ट्रांसफार्मर वाला पार्ट है जो कि क्या करता है, शुरुआत में आपका हाई वोल्टेज प्रोवाइड कराता है, हाई वोल्टेज, फिर उसके बाद ये क्या करता है, वोल्टेज को रिड्यूस कर देता है जिससे कि आर्क जो यहाँ पे है वो स्टेबलाइज हो सके, राइट। तो यहाँ पे हाई वोल्टेज आपका क्या हो जाएगा, हाई वोल्टेज आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला जो क्वेश्चन है हमारा, फिलामेंट लैंप्स ऑपरेट्स नॉर्मली एट अ पावर फैक्टर ऑफ। तो अगेन जो हमारा इनकैंडेसेंट लैंप होता है, इनकैंडेसेंट लैंप, वही हमारा क्या होता है, वही हमारा होता है आपका फिलामेंट लैंप। तो इसका अभी हमने देखा जो पावर फैक्टर है वो यूनिटी है, राइट। देखिए जब आपसे पूछेगा फ्लोरोसेंट लैंप, उससे उसको आप बताइएगा कि उसमें लैगिंग पावर फैक्टर होगा, ठीक है, जब आपसे फ्लोरोसेंट लैंप पूछेगा। तो यहाँ पे आपका इनकैंडेसेंट लैंप था तो इस वजह से ये यूनिटी हो जाएगा। बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला जो क्वेश्चन है हमारा, द करंट फ्लो थ्रू इलेक्ट्रोलाइट इज ड्यू टू द मूवमेंट ऑफ। तो करंट जो फ्लो होता है थ्रू द इलेक्ट्रोलाइट इज ड्यू टू द मूवमेंट ऑफ, तो ये आयंस की वजह से होता है। गलती से आप होल्स या फिर इलेक्ट्रॉन्स मत मार दीजिएगा। जो इलेक्ट्रोलाइट होता है, इलेक्ट्रोलाइट की यहाँ पे बात की जा रही है, तो उसमें जो करंट फ्लो होता है वो किसके मूवमेंट की वजह से होता है, आयंस की वजह से होता है। यहाँ पे द टू टाइप्स ऑफ आयंस, कैटायंस एंड एनायंस कैरिंग इलेक्ट्रिक चार्ज मूविंग फ्रीली इनटू द इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशंस आर द काज ऑफ इलेक्ट्रिक करंट फ्लो। सो आयंस की वजह से होता है, कैटायंस और एनायंस की वजह से। बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला जो क्वेश्चन है, इनवर्स स्क्वायर लॉ एंड लैम्बर्ट्स कोसाइन लॉज और द लॉज ऑफ, किसके लॉज हैं ये, अभी तक पढ़ते आ रहे हैं हम लोग, ये इल्यूमिनेशन के लॉ हैं। ई इज़ प्रोपोर्शनल टू आई होता है, ठीक है, ये हमारा हो गया आपका ये हमारा इसका जो पहला लॉ है वो हो गया, ठीक है। और जो इन्वर्स स्क्वायर लॉ होता है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू डी स्क्वायर होता है, जो इल्यूमिनेशन होता है। ओवर आर जो लैम्बर्ट्स कोसाइन लॉ है वो आपका हो जाता है ई इज इक्वल्स टू आई बाई डी स्क्वायर इंटू कॉस थीटा, ठीक है। ये हमारा क्या हो जाता है, लैम्बर्ट्स कोसाइन लॉ। सो इल्यूमिनेशन के लॉ हैं, ठीक। बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला जो क्वेश्चन है हमारा, फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग लोकोमोटिव्स द मेंटेनेंस रिक्वायरमेंट्स आर द लीस्ट। तो मेंटेनेंस रिक्वायरमेंट किस में लीस्ट होती है, तो सिस्टम लोकोमोटिव, डीजल, इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव्स, या इक्वल इन ऑल ऑफ द अबव। तो यहाँ सिस्टम की जगह पे आई थिंक स्टीम होना चाहिए था, ठीक है, स्टीम लोकोमोटिव में होता है, या फिर डीजल या फिर इलेक्ट्रिक। तो पहले के जितने ट्रेन थे स्टीम या फिर डीजल कह लीजिए, उनके कंपैरिजन में अब जो इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव्स आने लगे हैं, इनका यही फ़ायदा है कि इनमें मेंटेनेंस यहाँ पे काफ़ी कम देखने को मिलता है, कम रिक्वायरमेंट होती है इसकी। अब जितने भी ट्रेनें अब सब इलेक्ट्रीफाई हो रही हैं, अब सब इलेक्ट्रिसिटी पे रन करेंगी, तो इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव में सबसे कम मेंटेनेंस की रिक्वायरमेंट होती है। बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला जो क्वेश्चन है, हाइलोजन लैम्प्स आर यूजफुल फॉर द इल्यूमिनेशन ऑफ। तो हाइलोजन लैम्प्स आर यूजफुल फॉर द इल्यूमिनेशन ऑफ विच, स्पोर्ट्स ग्राउंड या फिर पार्क्स या फिर एयरपोर्ट या ऑल ऑफ द एबो।
सो जो हैलोजन लैंप्स होते हैं वो हर जगह पे इंपॉर्टेंट है, हर जगह पे इसका यूज़ कर सकते हैं, स्पोर्ट ग्राउंड हो या फिर पार्क हो या फिर एयरपोर्ट हो। तो इसका ऑल ऑफ दी अबव क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ दी अबव, राइट। बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला जो क्वेश्चन है हमारा, अ फ्लोरोस्केन ट्यूब कैन बी ऑपरेटेड ऑन। तो फ्लोरोस्केन ट्यूब किस पे ऑपरेट होता है, बोथ AC एंड DC, AC ओनली, DC ओनली, या फिर सेटिस्फैक्ट्री ओनली ऑन DC। तो अभी देखिए फ्लोरोस्केन ट्यूब आ गया, अभी तक हम इनकैडिस्केंट की बात कर रहे थे, ठीक है। तो जो आपका इनकैडिस्केंट था वो आपका मैंने बताया था कि ऑर्डिनरी बल्ब होता है हमारा, तो वो जो आप 100 वाट का यूज़ करते हो वो AC पे वर्क करता है, हालांकि DC पे भी जल सकता है, मैं आपको एक्सपेरिमेंट्स के थ्रू दिखा सकता हूँ, बट उसको जनरली AC पर ही यूज़ करते हैं, राइट। कोई भी बल्ब ऐसा नहीं जो DC पर ना जले, सब जलते हैं। अब यहाँ पे अब हम बात करेंगे फ्लोरोस्केन ट्यूब की। तो फ्लोरोस्केन ट्यूब AC पर भी और DC दोनों पर ये जल सकता है, राइट, जो मैंने आपको भी पीछे दिखाया था। तो बोथ AC एंड DC ये क्या हो जाएगा आपका, करेक्ट हो जाएगा। बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला जो क्वेश्चन है, कार्बन इलेक्ट्रोड्स आर नॉट यूज्ड इन। तो कार्बन इलेक्ट्रोड्स किस में यूज़ नहीं होते हैं, GLS लैंप्स, इलेक्ट्रिक आर्क फर्नेस, ड्राई सेल्स, या फिर सिनेमा प्रोजेक्टर्स। तो देखिए GLS मतलब जनरल लाइटिंग सिस्टम, जो जनरल लाइटिंग सिस्टम्स होते हैं जो आप अपने घरों में LED बल्ब वगैरह जलाते हो, उनमें कार्बन इलेक्ट्रोड्स का यूज़ नहीं होता है, उनमें सिंपली हम आर्गन का यूज़ करते हैं, ठीक है, आर्गन जो हमारी इनर्ट गैसेस होती हैं। तो यहाँ पे आपका GLS लैम्प मतलब जनरल लाइटिंग सिस्टम में कार्बन इलेक्ट्रोड्स का यूज़ नहीं होता है। बाकी इलेक्ट्रिक आर्क फर्नेस देख लीजिए या फिर ड्राई सेल्स देख लीजिए, उसमें इलेक्ट्रोड्स होते हैं कार्बन के। सिनेमा प्रोजेक्टर्स जो हो गए उनमें भी कार्बन के इलेक्ट्रोड होते हैं। सो फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा कि GLS लैम्प्स में कार्बन इलेक्ट्रोड नहीं होते हैं, आर्गन्स उसमें होते हैं या फिर कोई इनर्ट गैस होती है, राइट। तो ठीक है, बस यहीं तक करते हैं। इसके बाद के हम लोग अगले सब्जेक्ट को उठाएंगे इसके बाद और देखेंगे, उसका भी रिवीजन करेंगे। यहाँ तक आप लोग को इसमें यूटिलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कहीं दिक्कत हो तो एक बार ज़रूर कमेंट करें। मैंने पूरा प्रयास किया है कि जितने क्वेश्चंस आपको बन सकते हैं जो अब तक पूछे गए हैं हर एक एग्जाम में, उनको दिखाने का प्रयास किया, राइट। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में अगले सब्जेक्ट के साथ, तब तक के लिए थैंक यू, टाटा, बाय बाय।